Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good, things are fine at your place. With this, let's begin with today's session, dealing with the articles of 31st of August. फटाफट से आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि आज हमें क्या कवर करना है, फिर हम हर एक टॉपिक को इन डिटेल कवर करेंगे. पैसिफिक आइलैंड फोरम के बारे में डिस्कस करेंगे. देन विल टॉक अबाउट प्रधानमंत्री जनधन योजना GS पेपर 2. कार्बन मार्केट बेसिकली ये आपके हम कार्बन टैक्स से आप इसको लिंक कर सकते हो. विल टॉक अबाउट कार्बन टैक्स ऑल्सो, कार्बन क्रेडिट, कार्बन मार्केट, राइज ऑफ इंडियाज कार्बन मार्केट प्लेस, जो आपके GS पेपर 3 से स्पेसिफिकली कनेक्ट करता है. तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं रिलेटेड टू कार्बन टैक्सेशन, क्या क्या एडवांटेजेस हैं ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ कार्बन टैक्स, वो सारी डिस्कशन होगी इस आर्टिकल में. एक लेंथी आर्टिकल है, एक एडिटोरियल है, रादर आई वुड से हिंदू के अंदर आया था रिसेंटली, तो विल डिस्कस दैट. अनुभव अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड विल टॉक अबाउट रीसेट प्रोग्राम. तो ये आपके GS पेपर 2 से, ये भी GS पेपर 2 से, ये आर्टिकल GS पेपर 3 से, कार्बन मार्केट वाला. अनुभव अवार्ड्स आई वुड से कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपके लिए रहेगा, एंड दिस forum also that you can connect with GS paper 2 as well as prelims. So every article deals with prelims also, right? शुरू करते हैं सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज डू शेयर दीज सेशंस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC और इधर स्टेट PCS, क्योंकि करंट अफेयर्स हैं, हर एक एग्जाम के लिए रेलिवेंट है. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज सीइंग दीज सेशंस. अगर आपको अच्छे लगते हैं, समझ आ रहे हैं, सो डू रेफर टू अदर्स ऑल्सो. कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, यू कैन कनेक्ट विद मी देयर, यू कैन शेयर योर फीडबैक. जो कमेंट्स आप देते हो, अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो आई डू रीड एंड इट मेक्स मी फील मोटिवेटेड ऑल्सो. अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो आपको भी सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो एक मेंटर और भी एफर्ट्स डालता है फिर उसमें. ठीक है, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन ओनली. एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन वेन एवर इट गेट्स पब्लिश ऑन द प्लेटफॉर्म. राइट, चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल. Recently, the annual meeting of Pacific Island Forum (PIF) began on 26th of August. So 26 अगस्त को पैसिफिक आइलैंड फोरम की जो हर साल मीटिंग होती है ये शुरू हुई. कहाँ पर? नुकालोफा, दैट इज द कैपिटल ऑफ टोंगो. तो आपके लिए मैप में आपको ये जगह देखनी है. हम बात करते हैं इस फोरम की. 1971 में इट वॉज फॉर्म. एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 18 मेंबर स्टेट्स हैं. सवाल आता है कि क्या हमें 18 मेंबर स्टेट सारे याद होने चाहिए? आई वुड से कि 2-3 बार देखोगे तो आपके पास एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बाद में पछताना से अच्छा है कि पढ़ ही लो तो काम आ जाएगा. क्योंकि UPSC मेंबर कंट्री से सवाल पूछती है. तो जैसे G20 मेंबर कंट्रीज, G20 में कौन कौन से मेंबर्स हैं, UPSC ने सवाल पूछा हुआ है. तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप अपने आंसर्स पे आ सकते हो. तो हाँ, थोड़ा आई वुड से कि आपको पैसिफिक रीजन की ही है तो ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आएगी. मैप में देख लो और 3-4 बार रोज देखोगे तो धीरे धीरे अपने आप ही आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में सेव हो जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया है, एंड देयर आर फिजी है, मार्शल आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड है, टोंगा. सो देयर आर वेरियस मेंबर स्टेट्स जो कि इस पैसिफिक आइलैंड फोरम के अंदर आते हैं. अब इनका मकसद क्या है, इस फोरम का एम क्या है, वो देख लेते हैं. फोरम एम्स टू हेल्प द रीजन कि आप इकोनॉमिकली ग्रो करो, आप यू इम्प्रूव हाउ गवर्नमेंट्स रन, यू इंश्योर सेफ्टी. तो बेसिकली वो चाहते हैं कि ये जो पैसिफिक रीजन है, लोग यहाँ पर रहें, पीसफुली रहें, दे फील इंक्लूडेड, prosper. So that is the purpose of this region. Economic growth is this forum, economic growth, political governance और बढ़े, सिक्योरिटी हो रीजन की, और यू स्ट्रेंथन द रीजनल कॉपरेशन. तो यहाँ पर इट इज अ विजन फॉर अ रिजिलियंट पैसिफिक रीजन ऑफ पीस, हार्मनी, सिक्योरिटी. मतलब एवरीबडी फील्स इंक्लूडेड, राइट. सोशल इंक्लूजन हो, प्रोस्पैरिटी हो, लोग शांति से रहें यहाँ पर, ये रीजन में पीस हो. इट इंश्योर्स कि ऑल द पीपल इन दिस रीजन कैन लीड फ्री, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ. तो इट डिस्कसेस प्रायोरिटी इश्यूज. जो इनके एनुअल मीटिंग होती है, हर साल जो मीटिंग होती है उस पर इनके जो प्रायोरिटी इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन होती है, ये जहां पर डिसीजंस मेड बाय द मेंबर स्टेट्स दे आर रीच्ड बाय कंसेंसस. तो कंसेंसस के बेसिस पे जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं. Now the decisions are implemented by the Pacific Island Forum Secretariat.
PIF members have been pushing to raise funds for climate action. तो ये हम climate action की जब हम बात कर रहे हैं तो इसी से जुड़ा हुआ आज का आर्टिकल है that I said कार्बन मार्केट, कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, ये सब कुछ कार्बन टैक्स को लेके हम स्पेसिफिकली आज बातें करेंगे. सो देयर इज पैसिफिक रिजिलियंस फैसिलिटी, एक रीजनल फाइनेंसिंग फैसिलिटी है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस फोरम दैट इज करंटली $380 million शॉर्ट ऑफ इट्स $500 million टारगेट. तो बेसिकली क्लाइमेट एक्शन को लेके टू फाइट क्लाइमेट चेंज दे आर ट्राइंग टू गैदर मनी. बहुत बेसिक टर्म में बता रही हूँ. दे क्रिएटेड दिस PRF, पैसिफिक रिजिलियंस फैसिलिटी, टू हेल्प with all this. लेकिन they still need to raise $380 million so that they reach their goal of $500 million. ठीक है, मूविंग अहेड, शुरू करने आगे अगला आर्टिकल लेने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर पॉलिटी के लिए यू आर लुकिंग आउट फॉर सम सेशंस जहाँ पर आपको पूरी पॉलिटी अच्छे से कंप्लीट मिल जाए, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो श्रीराम्स IAS is there for you. You can refer to these sessions taken by Pragya ma'am. Here you will see आपके इंडियन पॉलिटी के जो बेसिक्स हैं उनको डील करते हुए मैम सारी क्लासेस ले रही हैं, सेशन पे ही हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हो. देन इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर सम शॉर्ट क्रिस्प सेशंस रिलेटेड टू एनी सिंगल टॉपिक, सो देयर इज ऑल्सो अनदर प्लेलिस्ट, यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो. चैनल पे आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी. बहुत ही बेस्ट ऑफ कंटेंट आपको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट. ये सारे सेशंस हैं, चाहे वो पॉलिटी के हों चाहे ये हों, विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल अमाउंट. एक पेनी भी कुछ कॉस्ट नहीं होती है, चार्ज नहीं होती है आपको. यही इन सेशंस के लिए, कोर्स के लिए आपको लाखों रुपए, हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं. एक ये जो हम करंट अफेयर्स अभी आज पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स DNA, इन्हीं करंट अफेयर्स के लिए 20-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार के कोर्सेज दे रहे हो आप. पॉलिटी का कोर्स लेने के लिए इतनी हाई चार्जेस, फीस भर रहे हो, तो यहाँ पर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो उसकी वैल्यू को समझो. जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बेस्ट ऑफ कंटेंट है, क्वालिटी मेंटेन्ड है, बस फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगर यही चीज़ अगर आपको यहाँ पर लिख दिया जाता है कि यहाँ 10,000 रुपये में कोर्स ले लो, तो आपको उसकी वैल्यू और ज़्यादा लगने लग पड़ती, तब आप और ज़्यादा सीरियस हो जाते, कंसिस्टेंट होते. तो बहुत अच्छी बात है कि चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं विद दैट क्वालिटी कंटेंट. तो प्लीज़ डू रेफर दीज सेशंस, डू शेयर दीज सेशंस. विद दिस लेट्स मूव अहेड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात करते हैं रीसेट प्रोग्राम की. रीसेट का मतलब है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग. It was launched by the Union Minister of Youth Affairs and Sports and Labor and Employment. So this particular program को launch किया गया on the occasion of National Sports Day, न्यू दिल्ली के अंदर. Do let me know in the comment section कि National Sports Day कब होता है, पहली बात. ठीक है. Now as far as this program is concerned, it is aimed at empowering the retired sports person. जो स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर्ड हैं, जिन्होंने कंट्री के लिए खेला है, दोज हु हैव ब्रॉट इमेंस लॉरेल्स टू द नेशन, उनको एम्पावर करने के लिए. जो रिटायर्ड एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा ऑन देयर करियर डेवलपमेंट जर्नी बाय एम्पावरिंग देम विद दैट नेसेसरी नॉलेज, विद दैट स्किल, सो दैट यू मेक देम मोर एम्प्लॉयबल नाउ बिकॉज दे आर नाउ रिटायर्ड. इसलिए ये सारी बात हो रही है उनके लिए जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है. तो मतलब जो एक्सपर्टीज है ऑफ आर रिटायर्ड एथलीट्स, जो इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस उनके पास है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है यहाँ पर. एक ऐसा स्टेप है दैट इज टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग दोज इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस, दैट एक्सपर्टीज ऑफ द रिटायर्ड एथलीट्स. नाउ इसके लिए भी देयर इज सर्टेन एलिजिबिलिटी. द एथलीट्स हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम एन एक्टिव स्पोर्ट्स करियर, दे आर एज फ्रॉम 20 to 50 years एंड हु हैव बीन विनर्स ऑफ इंटरनेशनल मेडल जीता हो, पार्टिसिपेंट्स रहे हो, चाहे कोई इंटरनेशनल इवेंट में स्टेट मेडलिस्ट रहे हो, एंड पार्टिसिपेंट्स हो इन द कॉम्पिटिशंस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ओलंपिक्स एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स. सो ये एज एंड दे आर रिटायर्ड फ्रॉम एन दिस एक्टिव स्पोर्ट्स करियर, तो यहाँ पर दे ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट अंडर दिस रीसेट प्रोग्राम. इनिशियली ये जो प्रोग्राम होगा, इट विल बी ऑफ 2 levels based on their educational qualification. एक क्लास 12th and above और एक क्लास 11th and below. इसके लिए लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है वो लीड इंस्टीट्यूट रहेगा इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ये प्रोग्राम जो ऑफर किया जा रहा है ये हाइब्रिड मोड में है.
दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल्फ पेस्ड लर्निंग. एक डेडिकेटेड पोर्टल है इसके लिए, अलॉन्ग विद दैट ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप भी है. तो हाइब्रिड मोड है यहाँ पर. ठीक है, देयर इज अ पोर्टल ऑल्सो एंड देयर इज दिस ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग ऑल्सो. नाउ इंटर्नशिप्स विल बी प्रोवाइडेड इन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशंस, ट्रेनिंग कैंप्स, लीग, राइट. तो ये सब कुछ इसके अंदर है. अनुभव अवार्ड्स की बात करते हैं. क्या है अनुभव अवार्ड्स? अच्छा, आज है 30th of August. एक दिन बचा है, महीना ख़त्म हो जाएगा. जितना भी कवर किया है, जो भी करते हो, वेदर इट बी करंट अफेयर्स, वेदर इट बी योर पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, कुछ भी है, मेक श्योर दैट यू रिवाइज. विदाउट रिवीजन दो चीज़ें हैं काम की. एक होती है रिवीजन और एक होती है प्रैक्टिस. ये लूप में चलता है. रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, रिवीजन, रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, रिवीजन. ये ही है जो लास्ट में काम आएगा. फिर जो ये पढ़ रहे हो ये सब भूलते जाओगे. मैं पूछूं 4 दिन पहले ये किया था, याद है? अगर नहीं याद ना, तो इसका मतलब प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है. बस जो किया है अगर वो रिटेन कर पा रहे हो तो ही एग्जाम में आउटपुट दोगे. तो वो रिटेन कैसे करोगे? हम पढ़ रहे हैं, हम भूल रहे हैं, हमें याद नहीं आ रहा है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. वो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हमारी रिवीजन नहीं है. रिवीजन हो रही है, साथ साथ प्रैक्टिस करो. आंसर्स लिखो, प्रीलिम्स के आंसर्स, मेंस के, प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्व करो. रोज 5 एमसीक्यूज लो, 10 लो, 20 लो. टेस्ट, मॉक टेस्ट लो, जो पढ़ा है उसके टेस्ट लगाओ. एक आंसर डेली का लिख लो. तो रिवीजन और प्रैक्टिस की गेम चालू रखो. एक आपकी मंथली रिवीजन, एक आप अपना डेली रिवीजन जो करते हैं बाय द एंड ऑफ द डे वो करो. फिर एक वीकली रिवीजन करो, जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ा है वो संडे रिवाइज करो. देन यू गो विद योर 15 days रिवीजन. बिफोर मंथली रिवीजन एक 15 days रिवीजन लो और फिर मंथली रिवीजन लो. बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो भी पढ़ते जाओगे सब भूलते जाओगे. तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है. आगे सब कुछ पढ़ लें, बस इसी में ही दौड़ते चले जाते हैं. सब पढ़ लो, सब पढ़ लो, सब पढ़ लो. अरे नहीं नहीं, संडे को रिवीजन नहीं हो सकती, वो भी पेंडिंग है. कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का. रिवीजन को प्रायोरिटी बनाओ. ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, दिस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी. जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने वो कंट्रीब्यूट किया हो, उन्होंने, किन्होंने? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने, वाइल इन द सर्विस दे कंट्रीब्यूटेड ना. सो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अनुभव अवार्ड्स हैं. इट रिकॉग्नाइजेज द कंट्रीब्यूशन दैट इज मेड बाय द रिटायर्ड ऑफिशियल्स. जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहे हैं, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है नेशन बिल्डिंग में, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है. And to document the administrative history of India by written narratives. Basically, it recognizes the contribution that is made by the central government employees during their time of service. The awards are also help document India's administrative history through written stories. There is an Anubhav portal basically. 2015 में अनुभव पोर्टल एस्टैब्लिश किया था. एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. ये पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के द्वारा क्रिएट किया गया था. ये मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है. नाउ अनुभव का जो ये इनिशिएटिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारे रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे जो आपको वैल्यूएबल सजेशंस मिल रहे हैं, जो उनका वर्क एक्सपीरियंस है, आप उनको कलेक्ट करें. तो आपके पास एक यूजफुल डेटाबेस आ गया. यू यूज दैट नॉलेज, दैट एक्सपीरियंस, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखो, उनको सुनो, ऑफ दोज रिटायरिंग एम्प्लॉयज. यूज दैट एक्सपीरियंस टू कंटिन्यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस डेवलपमेंट. मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स लर्न कर सकते हैं फ्रॉम दीज सजेशंस. They can take crucial steps also while considering those useful and replicable suggestions.
राइट। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है टू इन द स्कीम, तो जो रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, पेंशनर्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर अनुभव राइट अप्स 8 months प्रायर टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से 8 महीने पहले, एंड अप टू 1 year आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो एक कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब जो उनके राइटअप्स हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो सबमिट करें या तो 8 महीने पहले कि वो रिटायर होने जा रहे हैं, बिफोर दैट, या फिर अप टू 1 year आफ्टर रिटायरमेंट। द राइटअप्स विल बी रिव्यूड बाय द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट्स, एंड द सिलेक्टेड राइटअप्स विल बी कंसीडर्ड फॉर अनुभव अवार्ड्स। विनर को क्या मिलेगा? मेडल, सर्टिफिकेट, कैश प्राइज 10,000 रुपीज का। जूरी सर्टिफिकेट विनर्स विल ऑल्सो गेट अ मेडल एंड सर्टिफिकेट। सो यहाँ पर ये अवार्डीज को ये अवार्ड दिया जाता है, दे विल बी फेलिसिटेटेड विद दिस थिंग, अ मेडल, अ सर्टिफिकेट एंड अ कैश प्राइज। ठीक है। 8 अगस्त 2024 प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अकम्प्लिश किया एक डेकेड पूरा, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो एक डेकेड हो गया इस योजना को लॉन्च करे हुए 28 अगस्त को। 2014 में 28 अगस्त को ये लॉन्च हुई थी, 10 साल हो गए पूरे। जन धन योजना का मकसद क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करना बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक अकाउंट्स होना, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस मिले, पेंशंस मिले अफोर्डेबली। मात्र फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि एक खाता खोल दिया, एक बैंक अकाउंट खोल दिया, नहीं, उसको यूज कैसे करना है। आपकी पेंशन आती है, आपको इंश्योरेंस सर्विसेज जो हैं वो अवेल कर पाएँ, रेमिटेंसेस, क्रेडिट अवेल कर पाएँ, जो स्कीम्स के थ्रू आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो मिलता है, जो सब्सिडीज़ मिलती हैं, वो आप अवेल कर पाएँ, राइट, लाभ ले पाएँ स्कीम्स का। अच्छा, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी हो, नॉलेज हो, राइट। तो ये सब कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आता है। एक अकाउंट खोल के दे दो बस कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दैट इज नॉट फाइनेंशियल इंक्लूजन। अलॉन्ग विद फाइनेंशियल इंक्लूजन यू नीड टू हैव फाइनेंशियल लिटरेसी ऑल्सो। हमने कुछ कल परसों लिटरेसी के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। लिटरेट कौन होते हैं, फुली लिटरेट कौन होते हैं, राइट, ट्रांजिशन टू फ्रॉम लिटरेट, non-literate to literate, we have discussed that. Now ये जो स्कीम है, इट फॉर्म्स द बैकबोन, जैसे कि मैंने आपको बताया, रीढ़ की हड्डी है ये स्कीम फॉर सेवरल गवर्नमेंट इकोनॉमिक इनिशिएटिव, जहाँ पर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है, अकाउंट में मिलेगा ना। सो जनधन योजना के लिए पहले तो आप एक इंडियन नेशनल होने चाहिए, एप्लीकेंट शुड बी, उसकी एज होनी चाहिए 18 to 59 years. If minors above 10 years apply, तो they require support from their legal guardians, ताकि वो उनके अकाउंट को एडमिनिस्टर कर पाएं। An individual can open an account under this scheme with any bank branch, या फिर कोई भी बैंक मित्रा आउटलेट, they can open an account. जो भी अकाउंट इसके अंदर खुलता है ना, दैट इज ओपन विद जीरो बैलेंस। ऐसा नहीं है कि अगर एक अकाउंट होल्डर है तो आपको, जब अकाउंट खुलता है तो आपके पास मिनिमम 5,000 या 10,000 का बैलेंस उसमें होना चाहिए, नहीं, मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया नहीं है, जीरो बैलेंस के साथ ये खुल जाता है। एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पर। अकाउंट होल्डर्स अंडर दिस स्कीम विल बी गिवन अ रुपे डेबिट कार्ड, जो अपने और जितने भी एटीएम दे कैन यूज अक्रॉस ऑल दी एटीएम्स। जीरो बैलेंस अकाउंट है, नो मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड। रुपे डेबिट कार्ड आपको मिल रहा है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का, लाइफ इंश्योरेंस अप टू 30,000, जो पहले जिनका फर्स्ट टाइम अकाउंट होल्डर्स हैं उनको। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, 10,000 तक यू कैन अवेल, इज अवेलेबल टू 1 अकाउंट पर हाउस होल्ड। एडिशनल 5,000 आपको मिल जाएगा आफ्टर 6 months, अगर आपकी अकाउंट एक्टिविटी सही चल रही है तो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपके पास, मतलब अकाउंट में इतना पैसा नहीं है बट फिर भी आपको चाहिए, तो बेस्ड ऑन योर पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा। 6% ऑफ अकाउंट्स इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज विद 55.6% ऑफ द अकाउंट होल्डर्स बीइंग विमेन, ये इसका कवरेज फोकस है। कवरेज फोकस बोले तो बेसिकली वो बता रहे हैं कि सेमी अर्बन एरियाज और जो रूरल एरियाज हैं, about 6% of the Jandhan accounts are opened in villages and small towns. More than half of the people with Jandhan accounts are women. Almost
all the villages, 95% of the villages where people live have a bank or a banking service within 5 kilometers. इसका मतलब कि most people जो है rural areas के अंदर they can easily reach a bank or they have the banking services, they don't have to travel so far, right? That is the purpose. Coming to the last article, establishing a carbon market. India is one of the top polluters in the world. बहुत बड़ा चैलेंज है. वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट ऑल्सो एंड वी नीड टू कीप ग्रोइंग इकोनॉमिकली ऑल्सो. इसी के चलते अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दे हैव अनाउंस्ड अ चेंज कि इंडस्ट्रीज दैट आर जैसे हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, दे आर हार्ड टू क्लीन अप, क्योंकि ग्रोथ होगी तो एमिशन होगा. लेकिन अब ये बोल दें कि होगा या हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, राइट? तो यू नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट नाउ. यू हैव टू फोकस ऑन रिड्यूसिंग योर एमिशंस, नॉट जस्ट कि यू आर इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी. तो दिस इज अ बिग शिफ्ट हाउ इंडिया इज हैंडलिंग द पॉल्यूशन कंट्रोल. नाउ इंडिया इज प्लानिंग टू क्रिएट दिस कार्बन मार्केट प्लेस, जहां पर कंपनीज जो हैं दे कैन बाय एंड सेल द परमिट टू एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब एक ना कार्बन क्रेडिट होता है, इट्स लाइक आप लगा लो एक सर्टिफिकेट होता है ना, मतलब यू कैन एमिट 1 टन, जिसने 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन यू हैव रिड्यूस टू दैट, तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है, राइट? तो यहां पर कंपनीज को एनकरेज किया जाता है, यू कैन बाय एंड सेल. क्या है मैं आपको बताऊंगी. सो इंडिया डजंट हैव स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स टू कट एमिशंस राइट नाउ, ठीक है, बट क्रिएटिंग अ कार्बन मार्केट ये दिखा रहा है कि इंडिया इज सीरियस अबाउट फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन. कार्बन मार्केट क्या है बोले वो समझते हैं. आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहते हो, ठीक है, जो एमिशंस कर रहे हो. कार्बन मार्केट सेट्स अ लिमिट. अच्छा, इतना टोटल अमाउंट ऑफ एमिशन अलाउड है, तो कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, दे मस्ट कीप देयर एमिशन बिलो दिस कैप. अगर नहीं कर सकते सो दे नीड टू बाय द क्रेडिट फ्रॉम अदर्स हु हैव रिड्यूस देयर एमिशंस मोर देन रिक्वायर्ड. अब किसी को रिक्वायर्ड था कि मान लो एक्स अमाउंट था, आपको कम करना था, मतलब आपके पास इतनी लिमिट थी, 20,000 की लिमिट थी. आपने क्या किया, आपने 20,000 तो यूज नहीं किया, आपने 10,000 में ही आपका काम हो गया. मैं आपको एक रफ एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है ना 10,000. सो यहां पर क्या हो रहा है, दे नीड टू बाय दैट क्रेडिट फ्रॉम अदर्स हु हैव रिड्यूस देयर एमिशंस मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड, तो आप उसे खरीद लो, ठीक है, ये पर्पस है. तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है, इट इज लाइक कार्बन क्रेडिट ऐसे लगा लो एक ऐसा सर्टिफिकेट है दैट इज शोइंग दैट 1 टन ऑफ एमिशंस हैव बीन रिड्यूस्ड और हैव बीन अवॉइडेड. सो इट रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? कार्बन टैक्स क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस पे टैक्स लग रहा है. सो द टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस अ कंपनी और एनी इंडिविजुअल एमिट्स. तो यहाँ पे पोल्यूशन करना भी एक्सपेंसिव हो रहा है, तो इसलिए लोगों को एनकरेज किया जा रहा है ना कि एमिशंस कम करो. तो जो टैक्स से पैसा आएगा वो यूज किया जाएगा फॉर क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स, राइट? लेकिन इसके एडवांटेजेस तो हैं. कार्बन टैक्स makes it more expensive to produce the things that create a lot of pollution. So it encourages green innovation now. कि businesses cleaner ideas की तरफ जाएंगे, फिर they will find more efficient technologies, क्योंकि टैक्स तो कोई भरना नहीं चाहेगा ना, ठीक है. सो जो टैक्स यहाँ से कलेक्ट होगा, दूसरा it will generate revenue for climate adoption. It will be used for building flood defenses, to develop drought resistance farming and various other measures. Right? Now, carbon tax makes carbon intensive products more expensive. People understand the impact of their choices, where people are becoming more aware of climate change. So carbon tax will help to make them more कि sustainable choices करो. लेकिन अच्छा तो बहुत दिख रहा है, challenges भी हैं. क्या challenges हैं?
इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी. वैसी इंडस्ट्रीज दैट यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी लाइक स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, फिर ये इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट पड़ सकता है. वो लेस कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं ग्लोबली इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव निकलेगा एज कम्पेयर टू दोज फ्रॉम द अदर कंट्रीज विदाउट सच टैक्सेस. एक ये दिक्कत है. लो इनकम ग्रुप पे तो और ज्यादा बर्डन आ जाएगा, और इसका स्कोप भी लिमिटेड है क्योंकि ये ना टारगेट कर रहा है मेनली ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. बट अबाउट अदर हार्मफुल गैसेस, मीथेन इज मच मोर इफेक्टिव एट ट्रैपिंग हीट देन कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज वेरी हार्मफुल गैस. नाउ कुछ तो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारे पास, many small businesses, so it is hard to track and tax emissions from these businesses. और ये सोचो, अलग अलग स्टेट्स इंडिया के अंदर अलग अलग लेवल ऑफ इंडस्ट्री, एनर्जी यूज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो भी डिफरेंट लेवल है. अगर मैं एक सिंगल नेशनल कार्बन टैक्स आ रहा है, सो इट विल अफेक्ट द कोल हैवी स्टेट्स लाइक झारखंड, लाइक छत्तीसगढ़. मोर रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट होगी. बहुत, this needs to be managed very carefully, right? So there are various challenges, but as a civil servant आपके पास solutions होने चाहिए कि we can go with phased implementation, gradual change करते हैं, right? Apply a carbon cost to imported goods also based on how much pollution they caused during the production. तो एक fair competition हो सकता है, right? You use some of the tax money to support, to help businesses, especially those smaller ones, so that they adopt clean technologies. उनको help करो ताकि जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट जो लोन्स पे लग रहा है वो कम, लो इंटरेस्ट ऑफर कर दो ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज में भी फिर इन्वेस्ट कर पाए. टैक्स ले रहे हैं, टैक्स से फायदे भी दे दो उनको, राइट? तो वेरियस थिंग्स कैन बी डन लाइक दैट. सो ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई हो. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. फॉर दिस इट वाज ऑल. विल मीट यू इन अदर वन विद अदर आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning, all the best. Thank you.